सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 27 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे खबर आती है, महाकुंभ का समापन हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने एक नया स्कीम लॉन्च करा है नागरिकता के लिए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने निवेशकों के लिए 32 साल पुराने EB-5 वीज़ा की जगह, और मैं आपको एक और एक क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये एक नई योजना है। 50 लाख अमेरिकी डॉलर में गोल्ड कार्ड पेश करने की योजना बनाई है। मतलब भारतीय करेंसी में निवेशकों के लिए है 43.5 करोड़ रुपए अगर आप देंगे तो अमेरिका आपको गोल्डन वीज़ा देगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में कहा कि अमीर और सफल लोग भी वीज़ा ले सकते हैं। वह काफ़ी पैसे निवेश करेंगे, काफ़ी कर का भुगतान करेंगे, काफ़ी लोगों को नौकरी देंगे, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल होने वाला है। ये निवेशकों के लिए, ताकि ये नए नए एंटरप्रेन्योर्स आके भी अमेरिका में अपना योगदान करें। संसद ने 1990 में विदेशी निवेश को ध्यान में रखते हुए EB-5 वीज़ा पेश किया था। EB-5 वीज़ा कहते हैं इसे। देखिए, अमेरिका में वीज़ा की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। H1B है, जो आपने बहुत ही मुंह सुना होगा, H1B वीज़ा। ऐसी EB-5 है। तो ये कैटेगरीज है जिनके आधार पर अलग अलग लोगों को वीज़ा दिया जाता है। आगे देखते हैं संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं, नाहक विरोध, पढ़ाई छोड़ते बच्चे और विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था। नाहक विरोध। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का इतिहास वर्षों पुराना है। देश को आज़ादी मिलने से पहले ही हिंदी विरोधी आंदोलन की हवा मिलती रही है। ये आंदोलन कभी उग्र तो कभी हिंसक भी हुए हैं। वर्ष 1937 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य किया तो इसका कड़ा विरोध हुआ। उस समय हुए आंदोलन में ही द्रविड़ राजनीति की बुनियाद पड़ी। इसके बाद तो हिंदी विरोध के नाम पर लगातार आंदोलन और अभियान चलाए गए। इसमें 60 के दशक में हुए आंदोलन की याद किया जाता है। ये विरोध जब शांत हुआ तब राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। मगर ये दुखद ही है कि हिंदी विरोध का सिलसिला आज भी जारी है। जब भी हिंदी को लेकर कुछ चर्चा शुरू होती है तो उसका तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बयान में संदर्भ देखा चाहा कि देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने केंद्र का राज्य में हिंदी थोप कर भाषा युद्ध के बीच बोने का आरोप लगाया है। असल में हिंदी को इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहे हैं M.K. स्टालिन साहब। सही भाषाओं को बराबरी दर्जा देकर ही हम देश की सांस्कृतिक एकता मजबूत कर सकते हैं। हिंदी बोलने वाले लोग देश के हर कोने में मिल जाते हैं। कोई राज्य अगर अपनी मातृभाषा को महत्व देता है तो उसकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर किसी राज्य विशेष का नागरिक दूसरे राज्यों में जाता है तो हिंदी के बिना उसका काम नहीं चलता। भाषाएं तो एक दूसरे को जोड़कर रखती हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मातृभाषा फॉर्मूला को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच स्टालिन का विरोध नायक ही है कि हिंदी में से उनकी मातृभाषा नष्ट हो सकती है। हिंदी से उनकी मातृभाषा नष्ट हो सकती है। दरअसल उन्होंने अपने स्वर तीखे करते हुए साफ कर दिया है कि वह उन्हीं पुराने आंदोलनों के वंशज हैं जिसमें हिंदी को लेकर उपेक्षा का गहरा भाव है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कराई क्यों जा रही है? ये समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज का स्कीम है, जिसमें आपकी एक तो लोकल मदर टंग को बूस्ट करना है और हिंदी भी उसमें ही है, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। पढ़ाई छोड़ते बच्चे। देश के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों का घटता नामांकन चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में कम से कम 35% स्कूल में 50 या उससे कम ही विद्यार्थी पढ़ते हैं। कई स्कूलों में एक से या दो ही शिक्षक हैं। 10 स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी आ रहे हैं। ये स्थिति स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
स्कूलों में नामांकन की स्थिति पर जो विश्लेषण सामने आया है वह बेहद निराशाजनक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 12.6% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनमें से 19.8 माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ते हैं और 17.5% उच्च प्राथमिक स्तर पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा इत्यादि जैसे राज्यों में उपलब्ध स्कूलों की संख्या नामांकित छात्रों के प्रतिशत से अधिक है, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध स्कूलों का कम उपयोग हो रहा है। स्कूल ज़्यादा है, बच्चे कम होते जा रहे हैं। शिक्षा तक सभी की पहुंच समाज और देश के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दिशा में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी तक हम चुनौतियों से बाहर नहीं पा सके। कई परिवार, विशेष रूप से गरीबी में रहने वाले परिवार, अपने बच्चों के योगदान पर निर्भर रहते हैं। बाल श्रम न केवल शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित करता है, बल्कि उन्हें संभावित शोषण और स्वास्थ्य जोखिमों के लिए भी उजागर करता है। ऐसे कुछ गरीब परिवार होते हैं, वो अपने बच्चों को भी अपने साथ काम में लगा देते हैं, क्योंकि उन घरों में अगर सब लोग काम नहीं करेंगे तो आय भी बहुत ही कम आएगी। और शिक्षा बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। उन लोग को यही लगता है कि पढ़ा लिखा के तो कई सालों बाद जाके कुछ दिखेगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि स्कूल छोड़ो, हमारे साथ काम पे ही चलो। जैसे उनका एक विकास कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। बाकी बाल विवाह भी कारण है अपने आप में। कम उम्र में विवाह खासतौर पर लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में अहम योगदान देता है। इसके अलावा आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी छात्रों की प्रतिबद्धता को कम कर सकती है। भारत में स्कूल छोड़ने के पीछे लैंगिक असमानता एक और बड़ी वजह है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक मानदंड अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं। सवाल है कि कैसे हो सुधार। सरकार को प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके प्रभावी शिक्षा देने के लिए कौशल और ज्ञान की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है। परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। कई बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चों की समस्या को हल करने में समुदाय और अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और मध्य और मिड डे मील भोजन योजना सहित स्कूल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई प्रयास तो करने पड़ेंगे बच्चों को वापस से स्कूल में आकर्षित करने के लिए कि वो पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे जाके उस स्तर पे विकास नहीं कर पाएगा जितना हम सोच रहे हैं, और जो कि वर्तमान में ज़रूरत भी है। अगला संपादकीय रहेगा विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था, नवनीत शर्मा साहब। 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को उससे कर्मफल के लिए उत्तरदायी ठहरा देने की आतुरता ही बच्चों को सफल और विफल में श्रेणीबद्ध करती है, जबकि शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी ठहरा कर उत्तीर्ण करना वास्तव में शिक्षार्थी की विफलता न होकर शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम तथा समग्र शिक्षा प्रणाली को संभावित समस्याओं को उजागर करने की तरफ संकेत है। लगातार संशोधनों और प्राचीन नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शक्तिहीन किया गया है। पहले स्थानीय सरकारों को कक्षा स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया, जिससे 19 राज्य सरकारों ने किसी छात्र को उत्तीर्ण न करने की नीति को नकार दिया। अब केंद्र सरकार के अधीनस्थ स्कूलों को भी इस नीति को समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह नीति जल्द ही देश भर में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लगभग 6 दशक पहले अमेरिकी लेखक और शिक्षक जॉन हल्ट की कृति बच्चे असफल कैसे होते हैं के प्रकाशन ने शिक्षा पर एक नए विमर्श को जन्म दिया था, जिसे माना गया कि कोई भी विद्यार्थी स्वभावतः सीखने से विमुख नहीं होता, वह केवल उसमें पारंपरिक तरीके से शिक्षित नहीं होना चाहते हैं जो उन्हें बोझिल लगता है। सही बात है, क्रिएटिविटी चाहिए बच्चों को भी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, प्राकृतिक आदि। ये सिद्धांत शिक्षा में विविध पद्धतियों और गतिविधियों के उपयोग की वकालत करता है, ताकि हर छात्र की क्षमता का विकास हो सके। शैक्षणिक दृष्टिकोण भी अब केवल बुद्धि की संकीर्ण परिभाषा पर केंद्रित न होकर बहुबुद्धि सिद्धांत की व्यापक समझ की ओर अग्रसर हुआ है। कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से कमजोर, मंदबुद्धि या नाकाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सीखने के लिए उचित वातावरण का अभाव होता है, जो उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना नहीं होना चाहिए। प्रायः जब हम परीक्षाओं का नियोजित करते हैं तो योग्यता की ये तो सही बात है। देखिए, परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना नहीं होना चाहिए। जबकि प्रायः जब हम परीक्षाओं को नियोजित करते हैं तो योग्यता की एक पूर्व निर्धारित अवधारणा को केंद्र में रखते हैं। ये स्थापित दृष्टिकोण छात्रों का पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करने और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। नतीजन जब किसी छात्र को औसत से कम अंक या विफल घोषित कर दिया जाता है तो उसे उसी कक्षा में रहना पड़ता है। स्थिति में शिक्षकों, माता पिता और सहपाठियों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। ये तो है। हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं इतना बेकार है। यदि बंदरों को योग्यता के मानक तय करने का अधिकार होता तो निश्चित तौर पर योग्यता को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता, और फिर सभी मछलियों अनिवार्य रूप से कमतर साबित होती। अब देखिए ना, अगर हम बंदरों का लिए एग्जाम रखते हैं तो पेड़ पर चढ़ने का होता, और उसी एग्जाम में अगर मछलियाँ बैठती हैं तो हार फेल ही हो जाएंगी। इसी प्रकार एक शिक्षार्थी को सीखने की क्षमता केवल उसके जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर न होकर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। जैसे कि समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के ने बताया है कि शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता उनके सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। बहुत ही सही बात कही। एक राष्ट्रीय शिक्षा, एक पाठ्यक्रम और एक परीक्षा की एक समान प्रणाली हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए चुनौतियों और बढ़ा सकती है। मसलन एक आदिवासी जो संघर्षरत क्षेत्र में है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करती है। एक तरफ देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय और 25 करोड़ से अधिक छात्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था में अनेक कमियां भी हैं, जिनकी वजह से लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। लगभग 1,17,000 विद्यालय एकल शिक्षा के सहारे चल रहे हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसी शिक्षा से वंचित हैं जिसे सही मायने में गुणवत्तापूर्ण कहा जा सके। अनेक राज्यों में शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है। हाल की रपटों के अनुसार शिक्षकों के लिए 16% पद खाली हैं। इनमें अनुबंध पर रखे गए शिक्षकों भी शामिल हैं। शिक्षकों के वेतन और भर्ती प्रक्रिया में भी काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। कई विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षा में निवेश की घोषणाओं के बावजूद बजटीय आवंटन जीडीपी के 6% से बहुत कम है। शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जैसी पारंपरिक धारणाओं पर पुनर्विचार आवश्यक है। ये तो है, हमें अब चीज़ से आगे आना पड़ेगा। पास और फेल, एक कक्षा में दोबारा पढ़ने और विद्यालय से निष्कासन जैसी अवधारणाओं के बारे में भी हमें नए सिरे से विचार करना होगा। ये कहना कि विद्यालय अब सीखने का केंद्र नहीं बल्कि माध्यमिक भोजन वितरण केंद्र मात्र रह गया है, न केवल हमारे समाज में व्याप्त गरीबी को अनदेखा करना बल्कि स्कूलों में ज्ञान विकसित करने की मानवीय आकांक्षा से विश्वासघात भी है। बिल्कुल वाजिब बात है। बहुत ही बढ़िया लेख है। वर्तमान में चल रही शिक्षा व्यवस्था और चुनौती का एक आईना है अपने आप में। इतना बढ़िया आर्टिकल मैंने नहीं देखा, जिसने पूरा एक ओवरऑल ओवरव्यू दिखा दिया शिक्षा प्रणाली का। आगे बढ़ते हैं।
आज के लिए देखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।